नमस्कार। रूबरू में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। रूबरू का आज का चर्चा का विषय है प्रबंधन के क्षेत्र में नए आयाम, नए डायमेंशंस, नई प्रकार की खोजें और जो सब प्रबंधन के क्षेत्र में यानी मैनेजमेंट के क्षेत्र में चल रहा है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमने जिन्हें आमंत्रित किया है वो हैं मशहूर शिक्षाविद और प्रबंधन के क्षेत्र के पुराने महारथी श्री किशोर शर्मा साहब। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। दर्शकों, श्री किशोर शर्मा प्रबंधन के क्षेत्र में एक बहुत पुराना, परखा हुआ और पहचाना नाम है। आप पिछले बहुत सारे वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बहुत लंबा अनुभव रखते हैं। हम इनके अनुभव को यहाँ निचोड़ के रूप में आपके सामने पेश करेंगे। हम किशोर जी की निजी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ये समझेंगे कि वो प्रबंधन के क्षेत्र में कैसे आए, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे उन सभी बातों पर, उन सभी मसलों पर जो प्रबंधन के क्षेत्र में जाने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों के किसी काम आ सकते हैं। स्वागत है किशोर जी एक बार फिर से। थैंक यू सर जी। विषय आपको विदित है, आप जानते हैं कि आज हम प्रबंधन के क्षेत्र में नए आयाम, न्यू डायमेंशंस इन मैनेजमेंट पर चर्चा करने वाले हैं। जी सर। लेकिन हम इससे पहले के प्रबंधन के क्षेत्र पे पहुँचे ये जानना चाहते हैं कि किशोर शर्मा जो व्यक्ति हैं वो कौन है। किशोर शर्मा शिक्षाविद, किशोर शर्मा प्रबंधन एक्सपर्ट जो है, उनके बारे में तो हमने बहुत सुना जाना है, पर किशोर शर्मा एक व्यक्ति के रूप में कौन है, कहाँ से आते हैं, कहाँ तक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, थोड़ा सा ये बताइए। जी, मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ। हिमाचल के छोटा सा गांव है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। हाँ। जहाँ की 4-5 घर हैं उस गांव में। बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं हिमाचल में। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी जो शुरुआती पढ़ाई थी, प्राइमरी की स्कूल की पढ़ाई थी, उसी गाँव से की थी। उसमें एक गवर्नमेंट का सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो उससे मैंने अपना प्राइमरी स्कूल किया। फिर थोड़ा सा सिटी में जाना पड़ा, बिकॉज गांव में प्राइमरी के बाद स्कूल नहीं होते थे। जी। राइट। तो सिटी में आई डिड माई, सिटी तो क्या थे, मतलब छोटे से कस्बे थे जहाँ 50,000 की आबादी होती थी, उनको हम वहाँ सिटी बोल देते हैं। राइट। तो वहाँ से मैंने अपना 10th तक पढ़ाई करी। अच्छा, एक अच्छी बात थी कि मैं पढ़ाई में मेरा बहुत अच्छा मन लगता था जी। तो 5वीं भी, 8वीं भी और 10th में भी मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलते रहे। जी। अच्छा, उसके बाद मैंने कॉलेज भी वहीं उसी सिटी से किया, बिलासपुर से। और कॉलेज करने के बाद मैं चला गया था MBA करने, शिमला से MBA किया। अच्छा। MBA करने के बाद आपने क्या किया सर? सर, MBA करने के बाद मेरा पहले थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूँ कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे पेरेंट्स चाहते थे, वो मेडिकल प्रोफेशन में थे, कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। अच्छा, मेरे ब्रदर भी डॉक्टर थे, फादर भी डॉक्टर थे। तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती तो क्या, फोर्स भी नहीं मैं कहूँगा कि उन्होंने मेरे को ज़्यादा प्रेरित किया। रुझान था कि मैं डॉक्टर बने। तो मैंने बायो साइंस का पढ़ाई किया। अच्छा, लेकिन जब मैं उसको पढ़ता था तो पढ़ने के टाइम ही आपको मालूम हो जाता था कि ये आपके फील्ड का चीज़ नहीं है, आपको कुछ और करना है ज़िंदगी में। खासकर जब आपकी 8th की 10th की आप साइंस की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आते हैं। तो उस टाइम आपको लगता है कि यस, आपका नाम भी ऐसे ही कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बच्चे की सोच होती है। अच्छा, क्योंकि उस टाइम बच्चे के माइंड में ये फिक्स नहीं होता कि उसको लाइफ में करना क्या है। जी। तो इसी सोच के साथ मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ। अच्छा, उस टाइम जो होता है कि हम हर बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए, ये होना चाहिए। तो मेरा एक बड़ा लॉन्ग टर्म गोल था कि मेरे को एक स्कूटर खरीदना है। अच्छा। बिकॉज स्कूटर उस टाइम एक लग्जरी होती थी। बहुत बड़ी बात थी। राइट। तो हमेशा मेरे माइंड में एक थॉट रहा कि जब मैं बड़ा हूँगा तो मैं स्कूटर जरूर खरीदूंगा। लेकिन मैं आज तक वो स्कूटर नहीं खरीद पाया। अच्छा जी। आपने पूछा था कि MBA के बाद आपने क्या किया। जैसे ही मेरा MBA ख़त्म हुआ जी, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप था, रिजल्ट आने के बाद आई वेंट टू द बैंक। मैं बैंक में चला गया कि जी मेरे को बिजनेस करना है। ये बिजनेस करने का आइडिया जब मैं कॉलेज में था तब से थोड़ा थोड़ा आ रहा था, लेकिन MBA करने के बाद और भी पावरफुल हो गया माइंड में। तो बैंक में गया। अब ज़्यादा आइडिया होता नहीं था उस टाइम कि बैंक में डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको। आपने सिर्फ मैनेजमेंट की पढ़ाई करी थी, उसके बेस पे आपको लगा कि आपको बैंक लोन दे देगा। लेकिन बैंक में जाने के बाद मालूम पड़ा कि नहीं, इनकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और भी कुछ चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होती है, कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो देन आई थॉट, मैंने सोचा कि अभी तो इमीडिएटली बिजनेस करने का नहीं करेंगे। पहले कुछ नौकरी कर लेते हैं। जी। फिर आपने नौकरी की? फिर मैंने 3 साल नौकरी की। पहले प्राइवेट जॉब की मैंने, फिर मैं गवर्नमेंट में भी चला गया। गवर्नमेंट में 3-4 साल रहा। लेकिन
हर टाइम जब मैं नौकरी कर रहा था, चाहे वो प्राइवेट में था या गवर्नमेंट में था, जी। मेरे मन में एक फीलिंग रहती थी कि नहीं, कुछ और अच्छा करना है आपको, और अच्छा करना है जी, कुछ और अच्छा करना है। जी। शर्मा साहब, चाहे हमारे ग्रंथ हों, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, या जो हमारे आख्यान हैं, या बड़े बुजुर्ग हों, चाहे साधु संत हों, या मॉडर्न डे प्रोफेशनल्स हों, सब लोग एक मत से एक बात कहते हैं और मानते हैं जी। कि प्रबंधन, मैनेजमेंट जीवन के हर क्षेत्र में है। हर क्षेत्र में, सुबह घर में उठने से लेकर तो रात को, शाम को अपने काम पर जाने से, वापस आने से, और पूरी ज़िंदगी जो है मैनेजमेंट के और गुड मैनेजमेंट के आसपास घूमती है। आपका इस पे क्या कहना है? सर, अगर दो चीज़ों पे मैं बात करूंगा, जी। आपने कहा घर से और बुक से, जी राइट। अगर आप महाभारत की स्टोरी पढ़ेंगे जी। या रामायण की स्टोरी पढ़ेंगे, जी राइट, इवन चाणक्य, जी प्रॉब्ली महाभारत में या रामायण में उससे बेटर वर्ड में कोई भी मैनेजमेंट बुक आज तक नहीं लिखी गई है। अच्छा, जी राइट। जी जी उस बुक में, जिसको हम अभी फाइनेंस कहते हैं या ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं या बिजनेस कहते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं, हर चीज़ का अच्छे से वर्णन है। और वो जितने भी वहाँ कैरेक्टर्स थे, जी। गीता में भगवान कृष्ण जी को देख लो, राइट। एक ऐसे इंसान को उन्होंने मोटिवेट किया जो कि पूरे अपने हथियार डाल चुका था, राइट। दैट इज मोटिवेशन, दैट इज कि आप लोगों को प्रेरित कैसे करते हो। और ऐसी सिचुएशन में जो आपके बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सेना बहुत छोटी सी और आपके आगे बहुत बड़ी सेना, उससे लड़ना, उसके लिए हथियार उठाना, ये उसके लिए किसी को मोटिवेट करना, प्रेरित करना, ये इससे बेटर मैनेजमेंट गुरु नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो है ही है। अब छोटा सा लेट्स गो बैक टू घर की बात करते हैं। जी हर घर में, जी। राइट, इंडिया का हर घर जी। एक मैनेजमेंट का स्कूल है, बेस्ट अपने बेस्ट स्कूल है, बेस्ट स्कूल अपने आप में एक बेस्ट स्कूल है, जी राइट। जी और खासकर जी। वहाँ पे जो सीईओ है, हाँ। वो एक जो रोल है सीईओ का, वो मदर, माँ का है, माँ बिल्कुल का है जी। जो मुख्य हो कार्यकारी सकता अधिकारी जो है, चीफ हाँ, एग्जीक्यूटिव अब ऑफिसर। हो सकता है कि वो जरूरी नहीं कि माँ कभी वो स्कूल गई हो, हाँ। राइट। मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई थी, जी। लेकिन शायद आजकल वैसा नहीं है। आजकल हम पढ़ाई में अच्छे हैं सारे, जी। लेकिन हालांकि उन्होंने कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई शायद नहीं की होती, जी उसके बावजूद आप देखिए घर में जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ गुड्स, राइट। क्या सामान का सामान मैनेजमेंट, जी कितने दिन पहले लाना है, चाय जी। पत्ती कब खत्म हो रही है, चीनी कब खत्म हो रही है, दूध कितने बजे आना है, सब्जी कितने बजे आना है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, जी जी जी। राइट। और ये फिक्स और कोई नहीं करता, हाँ, ये माँ करती ये माँ करती है। अच्छा, सेकंड, शी, कभी सोचा आपने कि हम जब ऑफिस जाते हैं, जी। हमें संडे की छुट्टी मिलती है, हमें सिक लीव होती है, हमने घूमने की लीव होती है, लेकिन माँ ने कभी आज तक छुट्टी नहीं ली छुट्टी होगी, नहीं ली। बिल्कुल सही बात है। राइट। एंड इससे बेटर जी। वर्क कल्चर, इससे बेटर मैनेजमेंट हाँ। और कहाँ हो सकता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आप आर्थिक प्रबंधन की बात करें तो कमाना शायद किसी समय तक, आज तो आपने ही कहा कि स्थितियां बदल चुकी हैं, पर बहुत लंबे समय तक भारतवर्ष में कमाना पुरुषों का काम था, घर चलाना माताओं का, महिलाओं का काम था। तो बहुत अच्छे तरीके से कम में भी जो है वो मैनेज कर लिया करती थी। तो दर्शकों, देखिए कि शर्मा साहब इतना लंबा अनुभव रखते हैं, वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हमारे जो घर होते हैं वो मैनेजमेंट की शिक्षा का पहला स्टेप, यानी कि पहली पायदान होते हैं, और जीवन के हर क्षेत्र में प्रबंधन आवश्यक है। शर्मा साहब, ये बताइए कि आपका मैनेजमेंट एजुकेशन में कैसे आना हुआ? आप तो प्राइवेट सेक्टर में थे, फिर गवर्नमेंट में गए, और आपकी बिजनेस करने की इच्छा थी, तो आप मैनेजमेंट एजुकेशन में कैसे आए? सर, सबसे और पहले कितने समय से हैं? मैं बताऊं कि जब मैंने MBA ख़त्म किया था तो आई वेंट टू द बैंक में गया सीधा कि मेरे को बिजनेस करना है। जी। लेकिन मेरे अंदर से फीलिंग बिजनेस की नहीं थी, मेरे अंदर से फीलिंग ये थी कि मेरे को कुछ दुनिया के ऐसा करना है ताकि मैं कुछ फैमिलीज़ को, कुछ लोगों को आई कैन मेक देयर लाइफ गुड, हाँ, बेहतर बना सकें, बेहतर उनकी लाइफ हाँ, को बेहतर बना सकें। बिल्कुल। अच्छा, जब मैं प्राइवेट सेक्टर में था या गवर्नमेंट में था, जॉब कर रहा था, तो मेरे को लगा कि मैं उस जो मेरा थॉट था, जो मेरा सोच था, उसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे ज़िंदगी के 7-8 साल उसमें चले गए थे। जी जी जी। हालांकि ऐसा नहीं कि वो बेकार हो गए थे, उसमें बहुत सारा अनुभव मिला कि लोग कैसे होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनसे और अच्छा कैसे रहना है। जी। उसके बाद मैं जयपुर में ही था बेसिकली। अच्छा, मैंने अपनी जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन किया। जी। अच्छा, छोटा सा पहले मैंने एक कंप्यूटर का सेंटर 97 जी। के कंप्यूटर का 10-12 कंप्यूटर लेके सेंटर शुरू किया, जी। और उसमें करीब करीब
10 से 12 लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उनको दिया जी। वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर सेंटर बन गया। ओके, एक साल में, आहिस्ता आहिस्ता क्या, एक साल में ही बन गया वो। एक साल के बाद हमारे पास करीब जो मैन पावर थी, जो लोग काम कर रहे थे, ये 97 की बात है, 98 में हम इंडिया का बिगेस्ट कंप्यूटर सेंटर थे। अच्छा, करीब 40 लोग हमारे साथ डायरेक्टली काम कर रहे थे, और इनडायरेक्टली तो पता ही है आपको कि बहुत लोग वो कंप्यूटर रिपेयर वाला भी होता है, सर्विस वाला भी होता है, मेंटेनेंस वाला भी होता है, वो इनडायरेक्टली ज़्यादा लोग हो जाते हैं। पर दैट वाज वो मेरे लाइफ में एक अच्छा मोमेंट था कि मेरे को लगा कि यस, दिस इज द प्लेस, दिस इज द थिंग विच आई एम डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी, अच्छा कर रहा हूँ। उसके बाद अब था कि मैनेजमेंट फील्ड में कैसे आए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी होती रही, उन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन को स्कूल में लाना शुरू कर दिया, ताकि बच्चे स्कूल से पढ़ना शुरू कर दें। बिल्कुल सही। अच्छा, तो तब मेरे को लगा कि नहीं, अब कंप्यूटर एजुकेशन में आप ज़्यादा देर लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे, बिकॉज बच्चों को स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि क्या और कर सकते हैं इसी फील्ड में आप, बिकॉज पढ़ाई में मेरा बहुत अच्छा रुझान था, बचपन से था, राइट, और बाद में भी रहा जी। तो उसके बाद हमने एक कॉलेज खोला जी, मैनेजमेंट का कॉलेज खोला। इस ढंग से मैं, हालांकि छोटा सा कॉलेज था, और आज हम इंडिया के टॉप 10 में आते हैं। जी जी जी। शर्मा साहब, ये बताइए कि पिछले कुछ समय में ऐसा देखा जा रहा है, पिछले कुछ वर्षों में, कि जो प्रबंधन के क्षेत्र की शिक्षा है, MBA है या BBA है, मैनेजमेंट के लिए जितना ज़बरदस्त रुझान और जितना ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि पहले पिछले 7-8 सालों में, उसमें काफ़ी तो नहीं, गिरावट आई है। जो लोग इच्छुक हैं मैनेजमेंट पढ़ने के, उनकी संख्या में थोड़ी कमी है, या शायद उनको उचित मार्गदर्शन नहीं है। तो आप इसका क्या कारण देखते हैं, और क्या आप इसमें कोई आने वाले समय में परिवर्तन देखते हैं? जी, हालांकि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी। मैं जहाँ तक ये कहूँगा कि बच्चों का रुझान नहीं है जी, उस बात से मैं ज़्यादा सहमत नहीं हूँ आपसे। अच्छा, अभी इंडिया में करीब 6,500 कॉलेज हैं जो कि MBA करा रहे हैं जी। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की, तो हमारे पास दो ही चीज़ें माइंड में आती हैं, MBA या PGDM। बिल्कुल, राइट, दो चीज़ें हैं। IIMs कुछ MBA कराते हैं, कुछ IIM PGDM कराते हैं। अच्छा, तो 6,500 हैं। आज से 5 साल पहले ये 4,000 से कम थे। इतना विस्तार हुआ है। इंडिया में हर साल करीब 3 लाख बच्चे हैं जो कि MBA करते हैं। अच्छा, वो आज से 4 साल पहले भी 3 लाख थे, आज भी 3 लाख हैं। अच्छा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। उस ढंग से आप कहें कि यस, रुझान कम है, कम बिकॉज पॉपुलेशन तो बढ़ी है। पॉपुलेशन बढ़ी है, तो 4 साल पहले अगर 3 लाख थे और आज भी 3 लाख हैं, तो रुझान वाकई में कम हुआ है। नहीं तो ये 3 लाख की जगह पे 3.5 लाख, 3.25 लाख होने चाहिए थे। अब सेकंड है कि ये जो 3 लाख बच्चे निकलते हैं जी मैनेजमेंट कॉलेज से जी, क्या वो वाकई में एक अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं जी? क्या उस काबिल बन जाते हैं? इसमें एसोचैम ने एक सर्वे किया था जी। हालांकि सर्वे थोड़ा सा पुराना हो गया, 2-3 साल पहले का सर्वे था, लेकिन कोरोना में कोई सर्वे होना भी नहीं था, तो दैट वे सर्वे गलत भी नहीं है जी। उनका ये कहना था कि इंडियन यूनिवर्सिटीज से या कॉलेज से जो 3 लाख बच्चे पास होते हैं, उसमें सिर्फ 7% जी मैनेजमेंट जॉब के काबिल है। अच्छा, 7%, 3 लाख में से 21,000 बच्चे ही इस काबिल हैं कि वो उनको एक जॉब ले सकें अच्छी, या कंपनीज को मैनेज कर सकें। दैट मीन्स 2.5-3 लाख बच्चे ऐसे हैं जी, जिनका करियर हमारे कॉलेजेस ने, हमारी यूनिवर्सिटीज ने खराब किया। उस बच्चे का रुझान था, हाँ, पर सही दिशा नहीं दे पाए, वो सही दिशा नहीं दे पाए जी। सेकंड, इसका एक रीजन और भी था जी, कि प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स, जो मैंने कहा था शुरू में भी, एक वो भी होता है जी, पड़ोसी जी। के शर्मा जी ने MBA किया, तो गुप्ता जी का बेटा भी MBA करेगा, क्योंकि वो दोस्त थे वो, राइट। अब जबकि शर्मा जी का बेटा को MBA में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था, तो कई बार पेरेंट्स का प्रेशर भी बच्चे के करियर को खराब कर देता है जी। तो मेरी बार बार दर्शक गणों से एक गुंजाइश है कि अपने बच्चों को अच्छे से गाइड जरूर करें, उनको जरूर बताएं कि उनको क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस फील्ड में कितने टाइम में रोजगार मिलता है, और किस लेवल का रोजगार मिलता है, ये जरूर समझाएं, लेकिन उनको फोर्स ना करें कि आपको यही करना है। जी, बिल्कुल।
ये कुछ इस तरीके से है दर्शकों कि आपका एक अभिभावक के रूप में या शिक्षक के रूप में या बड़े के रूप में मार्गदर्शन का काम है। आपका काम या आपकी जिम्मेदारी यहाँ तक है कि आप जो युवा पीढ़ी है उसको संभावनाओं के द्वार खोलें कि वो क्या क्या करने में सक्षम है और यदि ऐसा कर पाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन किसी भी तरीके से उन्हें धकेले नहीं, जो कि हमारे आज के मेहमान श्री किशोर शर्मा साहब बार बार कह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से बच्चों को फोर्स नहीं करें। सही कह रहे हैं सर आप। और शायद मैं अभी का जो दौर है जी, राइट, और जो आने वाला दौर है जी, ये बड़ा ही पिछले 5 साल में जो चेंज हुआ है वो प्रॉब्ली पिछले 50 साल में भी नहीं हो पाया था। बिल्कुल सही, खासकर ये मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के टर्म्स में जो बच्चों का एक अवेयरनेस लेवल बढ़ा है इंटरनेट की वजह से। जी, राइट, बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वो फट से टाइप करेगा स्कोप ऑफ डॉक्टर। अब जो गूगल है या याहू है या कोई सर्च इंजन है, इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो 99% तो गलत इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, राइट, ये भी ध्यान रखना है। राइट, तो 1% सही इन्फॉर्मेशन है, वो आपको कैसे मिलेगी? वो जो बच्चा पढ़ रहा है उसको इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है गलत मिल रही है हमें नहीं पता होता। राइट, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो 10 फील्ड ढूंढेंगे, नेट पे जाएंगे, सर्च मारेंगे और सर्च से उनको 10 अलग अलग फील्ड्स के बारे में पता चल जाएगा, तो उसका अवेयरनेस लेवल तो बढ़ गया। लेकिन वो जो आर्टिकल जिसने लिखा था, जो उन्होंने पढ़ा, उसमें सच्चाई कितनी थी, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं, ऑथेंटिसिटी क्या थी? बिल्कुल सही बात है। ये भी ध्यान रखें दर्शकों, खाली केवल इंटरनेट से या कहीं किसी माध्यम से सूचना प्राप्त करके उसको पूरी तरह से सत्य नहीं माने, उसका सत्यापन करें, उसको वेरीफाई करें एक्सपर्ट्स के माध्यम से और अलग तरीकों से कि वो सही है या नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने दिया। शर्मा साहब, आने वाला समय जो है इसमें किस प्रकार का मैनेजमेंट, किस प्रकार का प्रबंधन जो है उसको आप आगे बढ़ते हुए देखते हैं? जो हमारे दर्शक हैं, खासकर जो युवा दर्शक हैं, उनको आप किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे? MBA करें तो कौन से फील्ड्स, पहले तो बहुत गिनती के फील्ड होते थे, अब तो MBA के जो प्रकार हैं, स्पेशलाइजेशंस, वो बहुत वास्ट हो गए, बढ़ गए हैं, थोड़ा सा वो बताएं सर। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम बच्चे को MBA कराते हैं या PGDM कराते हैं या मैनेजमेंट एजुकेशन दिलाते हैं, तो हमारा एक फोकस होता है कि 2 साल के बाद, इस कोर्स के बाद बच्चा क्या करेगा जी। राइट, आउटकम क्या रहेगा हमारे इस कोर्स का या किसी के भी कोर्स का जो IIMS भी कराता है। तो बेसिक आउटकम होता है कि उस बच्चे को हम एक अच्छा सिटीजन कैसे बनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट सही बात है। राइट, उसमें वो सारी क्वालिटीज, एथिक्स कैसे डालें ताकि वो 2 साल के बाद एक ऐसा सिटीजन बने जो एथिकली अच्छा हो और लोगों को भी रोजगार दे सके और लोगों की जिंदगी में खुशियां ला सके। राइट, तो उसके लिए हम बच्चे को करीब 2 साल में 60, 65, 70 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अलग अलग। हमारा मोटिव ये नहीं होता कि ये 2 साल में फाइनेंस का एक्सपर्ट बन जाएगा, और ना आप किसी बच्चे को 2 साल में फाइनेंस का एक्सपर्ट बना सकते हो। राइट, हमारा ये भी नहीं होता कि वो HR का एक्सपर्ट बन जाए या वो मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाए, नहीं बन सकता 2 साल में, नहीं बन सकता। लोग MBA करने के बाद 10 साल 15 साल एक फील्ड में काम करते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि हाँ थोड़ी सी उनको नॉलेज उस फील्ड की आ चुकी है, लेकिन उसके बाद वो फील्ड चेंज करते रहते हैं। एक CEO होता है कंपनी का जी, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को HR नहीं आता, मेरे को फाइनेंस नहीं आता, मेरे को मार्केटिंग नहीं आती, मेरे को कुछ और नहीं आता। राइट, एक दैट मीन्स कि अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है या एक अच्छी जॉब शुरू करनी है, तो आपको चाहे वो HR है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो बिजनेस है जी, वो आना चाहिए, वो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है जी। लेकिन अभी आपने पूछा कि अभी इन द फ्यूचर कमिंग टाइम में हमें क्या करना चाहिए, क्या अच्छा होगा। अभी क्या है सर कि जो हमारी डिवाइसेस हैं, हमारा मोबाइल हो गया, हमारे क्रेडिट कार्ड्स हो गए, और भी ऐसी डिवाइसेस होती हैं हमारे पास हर टाइम, हमारी वॉचेस हो गई जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती हैं। राइट जी, आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन को पता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, बिकॉज मेरी लोकेशन ऑन है। राइट, मैं किस शॉप पे गया, मेरी लोकेशन ऑन है, तो वो पता होता है। सो एक दिन में हम ट्रिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं लोगों के बिहेवियर के बारे में जी, बिहेवियर के बारे में। राइट, कि मेरा बिहेवियर क्या है, मैं टाइम कैसे पास करता हूँ, मैं अगर जिम में जाता हूँ तो पता है कि मोबाइल जिम में पड़ा है 2 घंटे के लिए, तो वो जिम की लोकेशन भी उनके पास है, अब 2 घंटे वहाँ पे, तो ही नोज माई हैबिट्स, ही नोज माई हॉबीज। या मैं कॉलेज में गया, ही नोज माई हॉबीज।
अच्छा, तो इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती जा रही है जी। तो इसके लिए एमबीए में भी एक नया फील्ड जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एनालिटिक्स। अच्छा, बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक यस, है। बिकॉज ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप हाथों से नहीं सॉल्व कर पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज हर सेकंड इंफॉर्मेशन आप जनरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या खरीद रहे हैं, कहाँ खरीद रहे हैं, किस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, राइट। तो आने वाले टाइम में बिजनेस एनालिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, जी। प्रॉब्ली उसके बिना आप एक अच्छे जी। बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे या एक अच्छे मैनेजर नहीं बन पाएंगे। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। युवा मित्रों, साथियों, दर्शकों, ध्यान दीजिए कि बिजनेस एनालिटिक्स, जैसा कि किशोर शर्मा साहब ने आप लोगों को बताया कि वो किस तरीके का डायमेंशन है, मैनेजमेंट का आयाम है। आने वाले समय में उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, वो डिमांड में होगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। शर्मा साहब, ये बताएं कि जो मैनेजमेंट के अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे संस्थान हैं, उनमें जाने के लिए किस प्रकार की परीक्षा होती है और उसकी तैयारी किस तरीके से की जानी चाहिए? जी सर, जी सर, जी सर। सबसे पहले तो हम ये बताएं कि जो मैनेजमेंट के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ गवर्नमेंट ओन्ड हैं इंडिया में। आईएम्स हैं, बहुत सालों से हैं, 60s के आसपास शुरू हुआ था फर्स्ट टाइम अहमदाबाद में। अभी 20 आईएम्स हो चुके हैं, करीब हर साल 5400 लोगों को एडमिशन देते हैं, 20 के 20 मिला के, राइट। इनके एंट्रेंस के लिए हमारे लाइक इंडिया में वी हैव अराउंड 6 डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है, राइट। 6 अलग एग्जाम, 6 अलग अलग एग्जाम हैं जी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो कैट है, कैट, राइट। सो दैट इज कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। जी। ये कैट में करीब करीब 2,30,000 40,000 बच्चे बैठते हैं जी। इस बार जो कैट 2021 में हो रहा है, जी, राइट, उसके लिए करीब 2,32,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। जी। 28 नवंबर को एग्ज़ाम होगा जी। और इसके अलावा मैट है, सी मैट है, जी। जेट है, एटमा है, इस करके डिफरेंट एग्जाम है। एक जी मैट भी होता है जो कि इंटरनेशनल कॉलेजेस के लिए होता है। जी। अब ये बेसिकली जितने भी एग्जाम्स हैं ये हम क्यों लेते हैं, मैंने बताया ना कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, राइट। आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में है या मैनेजमेंट में है। हम कोशिश करते हैं कि इन एग्जाम्स के थ्रू हम उन बच्चों को ही लें जिनका इंटरेस्ट मैनेजमेंट में है, जी। राइट। क्योंकि मैं ऐसे बच्चे को एमबीए करा दूंगा जिसका इंटरेस्ट उसमें था ही नहीं, तो प्रॉब्ली एक करियर में खराब कर रहा हूँ, किसी की लाइफ खराब कर रहा हूँ, राइट। तो इन टेस्ट की जो महत्व है, टेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि हम वी ट्राई टू फिल्टर आउट। अब उसका मतलब ये नहीं है कि कैट में अगर 2,30,000 बच्चे बैठे और में 5,000 का सिलेक्शन हुआ, बाकी बच्चे अच्छे नहीं हैं। उसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए ये बच्चे बेस्ट सूटेबल है, बेस्ट फिट थे, सबसे अच्छे थे वो, राइट। उसमें से बाकी बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि उनसे भी अच्छे थे जो सिलेक्ट हुए, लेकिन उनका रुझान कुछ और था। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई शर्मा साहब, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का लेकिन समय का अपना एक कंस्ट्रेंट रहता है हमारा। हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और अंतिम प्रश्न के रूप में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो हमारे युवा दर्शक हैं और ख़ासकर वो जो प्रबंधन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल देना चाहता हूँ, जी, राइट। कि मैं जब बचपन में था तो मेरा एक फाइनल एक लॉन्ग टर्म गोल जिसको आप बोल रहे हैं कि मैं बड़ा होऊंगा, जब 40 साल का होऊंगा तो मैं एक स्कूटर खरीदूंगा। अच्छा, राइट जी। मैं चाहता हूँ कि लोग, आज के बच्चे अपने गोल ना बनाएं, अच्छा, राइट, अपने गोल ना बनाएं। क्योंकि जब आप एक गोल बनाते हैं तो आप अपने को बांध लेते हैं, उसके शेल लगा देते हैं, आप उसके बाहर नहीं सोच पाते, राइट। आपको क्या करना है, आपको हर रोज का नया गोल बनाना है। आपको ये गोल बनाना कि आज मेरे को ये 5 चैप्टर पूरे करने हैं और 2 लोगों को हैप्पीनेस देना है। बिल्कुल सर, राइट। जी। अगर आपका हर रोज का छोटे होंगे कि मेरे को 10th में 90% मार्क्स लेने हैं, 10+2 में इतने लेने हैं, ग्रेजुएशन में इतने लेने हैं, मीन्स आपका काम है मेहनत करने का, राइट। और जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो आप अपने आप जो टारगेट्स होते हैं वो आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं, आपको उनके पास नहीं जाना होता। बिल्कुल, राइट जी। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप कोई बड़े टारगेट्स बना के ना चलें लाइफ में,
राइट, आप अपने आप को बांध लेंगे उन टारगेट से, आप उनके उसके अलावा नहीं निकल पाएंगे। आप हर रोज एक टारगेट बनाएं कि मेरे को आज दिन में ये करना है, इतना आगे बढ़ना है, ताकि जीवन में खुलापन रहे। यस खुलापन रहे, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। जी दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम रूबरू। प्रबंधन की शिक्षा में नए आयाम, प्रबंधन के क्षेत्र में किस प्रकार की चुनौतियां हैं, कैसे पढ़ाई की जाए, आप कहां पहुंच सकते हैं, ये सब आपने जाना श्री किशोर शर्मा के निजी अनुभवों से। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए जीवन में एक मार्गदर्शक का काम करेगा। शर्मा साहब, आपने अपना अमूल्य समय निकाला, अपना निजी अनुभव हमसे बांटे, स्टूडियो में आए, उसके लिए हम दर्शकों की ओर से आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर।